हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम यहाँ पर हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में उसकी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और एक सब्जेक्ट है जिसमें है आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग करके, है ना। तो इकोनॉमी एंड मार्केटिंग क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 क्लासेस देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज 5वीं क्लास, इसकी 5th क्लास। क्लियर। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मार्केट वाले जो क्वेश्चंस करे थे, है ना, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो ये दोनों जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे इससे रिलेटेड, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्लियर। तो कल मैंने आप लोगों को, मतलब इसके पहले वाली जो 4th पार्ट था उसमें मैंने आपको जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में समझाया था, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो एक क्वेश्चन के तौर पर बन के आते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो उन्हें एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए, सो आज की हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यही वो क्वेश्चन है। क्या है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर डिसाइडेड बाय द मार्केट नॉट बाय RBI। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी दरें बाजार द्वारा तय की जाती है, ना कि RBI द्वारा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो वो क्या है? आपका मुद्रास्फीति की जो दर होती है ना, जो महंगाई की जो यहाँ पर दर है, जो इन्फ्लेशन की यहाँ पर जो दर है, वो जो है वो आपकी RBI तय नहीं करती, वो मार्केट के अकॉर्डिंग तय होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्लियर। क्या? इकोनॉमिक सर्वे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्योरिटीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज कहलाती है ना। तो ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी आपका क्या है? सिक्योरिटी है। ए शेयर ऑफ टेक्सेको कॉमन स्टॉक, ये भी आपकी क्या है? सिक्योरिटीज है। ए ट्रेशरी बिल्स, ये भी आपका क्या है? सिक्योरिटी है। अब ये बहुत बार आप लोगों ने ट्रेशरी बिल्स यहाँ पर सुन लिया होगा प्रीवियस क्लास में भी और अभी भी। तो हम इसके बारे में अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, शेयर ऑफ टेक्सेको कॉमन स्टॉक है ना, जो टेक्सेको कॉमन स्टॉक का जो शेयर होता है वो, और जो ट्रेशरी बिल्स होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? एक प्रकार की क्या है? सिक्योरिटीज हैं। एक प्रकार की क्या है? ये सिक्योरिटीज हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय परिसंपत्ति का उदाहरण है? तो देखिएगा यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, कृषि विकास। तो ये जितनी भी चीज़ें ये आपके किसकी आते हैं? ये आपके फाइनेंशियल एसेट के ही एग्जाम्पल है। क्या क्या? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और कृषि विकास, ये सभी आपके क्या है? फाइनेंशियल एसेट के एग्जाम्पल है, फाइनेंशियल एसेट के उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मार्केट्स। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट और टर्शरी मार्केट, ये क्या होता है? ये अभी मैं आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। क्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मार्केट्स। सो देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है, ओवर द काउंटेड स्टॉक मार्केट है और ऑप्शंस मार्केट है, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मार्केट्स कहलाते हैं। क्लियर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट हो गया, ओवर द काउंटर स्टॉक मार्केट हो गया, ऑप्शंस मार्केट हो गया, ये सारे आपके सेकेंडरी मार्केट्स कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्शरी मार्केट्स क्या होता है, इसे हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल एन एग्रीमेंट वेयर बाय एन इशूइंग bank at the request of the importer undertakes to take payment to the exporter against stipulated documents। देखिए, क्वेश्चन ये यहाँ पर कह रहा है कि उसे हम क्या कहते हैं, मींस उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं जो कि बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर इशू किया जाता है। किसके द्वारा रिक्वेस्ट करने पर? जो खरीदता है उसके द्वारा, है ना, मींस इंपोर्टर के द्वारा, मींस बायर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है बैंक को। क्लियर।
ताकि जो पेमेंट है उनकी, ताकि जो पेमेंट है जिससे उन्हें पेमेंट लेनी है, एक्सपोर्टर से जिनसे उन्हें पेमेंट लेनी है, तो उन्हें एक स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो वो आपका क्या कहलाता है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर। सो इस चीज को याद रखिएगा। व्हाट डू वी कॉल एन एग्रीमेंट वेयर बाय एन इशूइंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर अंडरटेक्स टू टेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो द आंसर इज लेटर ऑफ क्रेडिट। इसे एक और चीज कहते हैं, क्या, इसे कहते हैं एलसी। इसे क्या कहते हैं, एलसी एग्रीमेंट। क्लियर। तो अगर ऑप्शन में अगर लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं लिखा होगा तो एलसी एग्रीमेंट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, एलसी एग्रीमेंट। तो फिर आप लोग एलसी एग्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए बैंक डज नॉट डील विथ। किसी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए क्रेडिट पॉलिसी जो होती है वो आपके क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को भी यहाँ पर देखती है, डॉक्यूमेंटेशंस स्टैंडर्ड्स को भी देखती है, रिव्यू भी करती है, और जो आपके रिन्यूअल ऑफ एडवांसेस हैं उसे भी करती है। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन डिपॉजिट अकाउंट्स में, जमा खातों में बकाया राशि, इस चीज पर यहाँ पर ये ध्यान नहीं देती है। क्लियर। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी किससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन डिपॉजिट्स अकाउंट्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। The expansion for the BIS in the context of the banking industry is। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि भाई BIS का फुल फॉर्म क्या है। बैंकिंग इंडस्ट्री में BIS एक टर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये हमें बताना है। सो BIS का फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। क्लियर। इसको एक बार अपने यहाँ पर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा ये आपके 2018 के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो है ना, सॉरी 2016 के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि भाई जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स होता है। तो वह इनकम निम्नलिखित में कौन से, हाँ, तो जो इनकम टैक्स होता है वो किस प्रकार का टैक्स है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द इंडियन मनी मार्केट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानो कि इंडियन मनी मार्केट क्या है। तो जो हमने लास्ट क्लास में जो मार्केट पढ़ा था ना, और फिर उसके बाद हमने मनी मार्केट पढ़ा था और एक कैपिटल मार्केट पढ़ा था, तो उसमें जो मनी मार्केट था वही है ये चीज़। क्या, फिर से एक बार डिटेल में देख लो कि भाई मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया वेयर बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस। सेम वही चीज है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। क्या बताया था मनी मार्केट के बारे में, कि भाई मनी मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज होता है। बताया था ये चीज मैंने, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म फंड रेज करती हैं। क्लियर। अच्छा शॉर्ट टर्म फंड मतलब क्या होता है, एक साल से कम के लिए। क्लियर। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन रेगुलेट करता है इसको, तो आरबीआई रेगुलेट करती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्लियर। ये इसको से भी यहाँ से हटा दीजिएगा, आरबीआई क्या करती है, रेगुलेट। सेबी किसको, कैपिटल मार्केट को करती है। ठीक है। सो ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर और मैंने आपको क्या बताया था, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, है ना, रीपर्चेज पेपर्स, तो ये सारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स किस में आते हैं, ये मनी मार्केट में आते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी थी। तो सिंपल सा हमें बस ये चीज जाननी है कि मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर, है ना, जहां पर जिस फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स या कंपनीज जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करती हैं। शॉर्ट टर्म मींस एक साल के पहले, है ना, एक साल से कम के लिए क्या करती है, फंड रेज करती हैं। क्लियर। बस इतनी चीज हमें जाननी, और रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक, यही चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द इंडियन मनी मार्केट। सो निम्नलिखित में से किसमें भारतीय मुद्रा बाजार शामिल है। तो देखो आरबीआई में है ना, आरबीआई हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर फंड रेज कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी यहाँ पर फंड रेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडियन मनी मार्केट में कौन कौन शामिल है, मींस कौन कौन यहाँ पर जो है फंड रेज कर सकता है। तो आरबीआई कर सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो कर सकती है, एसबीआई कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसी वीडियो के। क्लियर। चलो फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फंक्शंस क्या हैं, तो देखो
अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करती है, उसके बाद आरबीआई इसे क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर। अच्छा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, वही चीज। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करती है, आसान बनाती है। तो ये सारी है। अच्छा, ये तो लास्ट क्लास में भी हो गया था, वाला क्वेश्चन है ना, फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मींस मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कॉल मनी एंड नोटिस मनी हो गया, रीपर्चेस पेपर्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए। ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसके, मनी मार्केट के। क्लियर। तो यहां पर 4 तो लिखे ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। 2 मैं यहां पर और लिख देता हूं, तो 5वां यहां पर आप लिख लेना रीपर्चेस पेपर, है ना, रीपर्चेस पेपर। और 6वां यहां पर लिख लेना कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स। क्लियर। सो ये 6 आपके क्या है, ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसके, मनी मार्केट के, या ऐसा कह लो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, इन द टर्म रेपो द टर्म ऑफ द लोन इज ग्रेटर देन, अगर आपको यहाँ पर रेपो जो है वो अगर लोन लेना है उसके, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवधि कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना होना चाहिए, तो 30 दिन से ज़्यादा यहाँ पर जो होना चाहिए वो ऋण का यहाँ पर समय होना चाहिए। अब ये रेपो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। क्लियर। अभी तो बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स बचे हैं अपने को कंप्लीट करने के। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मनी लैंड फॉर मोर देन 1 डेज बट लेस देन 15 डेज इज कॉल्ड, एक दिन से अधिक समय के लिए उधार दिया गया लेकिन 15 दिन से कम समय के लिए उधार दिया गया, इसे हम क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने उधार दिया है एक दिन से ज़्यादा के लिए और 15 दिन से कम के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। तो वो कौन सा मनी कहलाता है, तो वो कॉल मनी भी कहलाता है, टर्म मनी भी कहलाता है, नोटिस मनी भी कहलाता है। क्लियर। तो ऑल ऑफ द अबव यहां से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मनी लैंड फॉर मोर देन 1 डेज बट लेस देन 15 डेज, एक दिन से ज्यादा बट 15 दिन से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल मनी भी कहते हैं, टर्म मनी भी कहते हैं, नोटिस मनी भी कहते हैं। क्लियर। ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज क्लेम ऑन द गवर्नमेंट एंड इज अ सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गारंटीज ऑफ बोथ कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड। सो देखिए, जो सरकारी प्रतिभूति पर सरकार पर दावा करती है। क्लियर। जो सरकारी प्रतिभूति मींस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर सरकार पर दावा करती है और एक सिक्योर, है ना, एक सिक्योर यहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देती है और जो कैपिटल्स और जो इंटरेस्ट होते हैं उन पर गारंटी देती है, तो उस सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। क्लियर। देखो, वो सिक्योरिटी जो सरकारी सिक्योरिटीज पर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर दावा करती है और सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें देती है और हमें गारंटी देती है, किस पर, कैपिटल पर और इंटरेस्ट पर। क्लियर। कैपिटल पर और इंटरेस्ट पर जो हमें गारंटी देती है, उस सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, तो उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। क्या कहते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी। क्लियर। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हो कि भाई जो गिल्ट एज सिक्योरिटी है वो एक प्रकार का क्या है, बॉन्ड है या एग्रीमेंट है या सिक्योरिटी है, जो कि यूके गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। द टर्म इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन एंड देन रिफर्ड टू द डेप्थ सिक्योरिटी इशूड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ हिज हर मैजेस्टी ट्रेजरी हुज पेपर सर्टिफिकेट्स हैज अ गिल्ट एज, हैंस दे आर नोन एज अ गिल्ट एज सिक्योरिटी और गिल्ट फॉर शॉर्ट। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, यह शब्द ब्रिटिश मूल्य का है और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से महामहिम ट्रेजरी की ओर से जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों को संदर्भित किया गया था, जिनके पेपर सर्टिफिकेट्स में गिल्ट एज था, इसलिए उन्हें गिल्ट एजेड प्रतिभूतियों या फिर शॉर्ट के लिए गिल्ट के रूप में जाना जाता है।
क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होता है, तो भाई गिल्ट एज सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर दावा कर सके, है ना, और हमें यहाँ पर सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिलवा सके और कैपिटल और इंटरेस्ट पर हमें गारंटी दे सके। वो सिक्योरिटी क्या कहलाती है? गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है। बस इतना हमें यहाँ पर जानना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने किस वर्ष मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की शुरुआत की थी? तो यह इन्होंने करी थी 1989 में। क्लियर हो गया? 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की यहाँ पर शुरुआत करी थी आरबीआई ने। बस आप इतना ही जान लो, सिर्फ इतना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। कब करा था आरबीआई ने इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? 1989 में। क्लियर? उसी प्रकार से कमर्शियल पेपर्स वर फर्स्ट इशूड इन द इंडियन मनी मार्केट। सबसे पहले मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर्स कब आया? तो 1990 में आया। क्लियर? देखो 1989 में क्या आया? 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आया। क्लियर? और 1990 में कमर्शियल पेपर्स आ गए। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स अभी मैंने बहुत बार यहाँ पर नाम ले लिया है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किसके? मनी मार्केट के। क्लियर है? यहाँ पर मैंने जो 6 आपको यहाँ पर जो नाम लिखवाए हैं, ये क्या है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। क्लियर? ये देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, यह 1989 में आया था। और जो आपका कमर्शियल पेपर है, यह इशू हुआ था सबसे पहले 1990 में। क्लियर हो गया? यही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? ये ट्रेजरी बिल्स में जो 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं या 4 ऑप्शंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें सही है? तो देखो, जो ट्रेजरी बिल्स होता है वो आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, बिल्कुल सही है। आरबीआई इशू टी बिल्स, है ना, आरबीआई जो है वो टी बिल्स इशू करती है 3 डिफरेंट मैच्योरिटीज़ में, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन में। ये भी सही है। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल, है ना, ट्रेजरी बिल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 25,000। तो चारों, ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यहाँ पर ट्रेजरी बिल से रिलेटेड ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला क्या कि ट्रेजरी बिल्स, अब एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि भाई ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू कौन करवाता है? तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू करवाता है, किसके द्वारा इशू होता है? आरबीआई के द्वारा। क्लियर? ट्रेजरी बिल्स आरबीआई जो इशू करती है टी बिल्स, वो 3 डिफरेंट मैच्योरिटीज में करती हैं। पहला 91 डेज के लिए, दूसरा 182 और तीसरा 364 डेज के लिए। क्लियर? अगर ट्रेजरी बिल्स अगर आपको अवेलेबल कराना है तो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 25,000 होना चाहिए। तो ये तीनों यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, ट्रेजरी बिल्स से रिलेटेड। अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या है, इसको भी देख लो, है ना। तो देखो, इसको आप पढ़ सकते हो कि ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ट्रेजरी बिल्स जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, या आप ऐसा कह लो कि ट्रेजरी बिल्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस ऐसा कह लो कि आरबीआई जो है वो इशू कराती है। क्लियर? प्रोमिसरी नोट विथ गारंटीड रीपेमेंट एट लेटर डेट, है ना, मतलब ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा बाद की तारीख मींस लेटर डेट में गारंटीड भुगतान के साथ एक वचन पत्र के रूप में जारी किए गए। वचन पत्र के रूप में मींस यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक प्रॉमिसरी नोट के साथ, है ना, एक प्रॉमिसरी नोट के साथ जारी किए गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग आमतौर पर सरकार की अल्पकालिक आवश्यकता यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लियर? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्लियर? बस यही आपका ट्रेजरी बिल है। अब मैं इसको जो लिखा है उसको मैं शॉर्ट में बता दूं तो देखो भाई, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसका? मनी मार्केट का, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। और यह एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट्स होता है। ठीक है? प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि लेटर डेट के लिए, है ना, डेट के बाद, तारीख के बाद लेटर डेट के लिए एक क्या होता है? एक वचन पत्र टाइप का होता है। क्लियर? जो कि आपका इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग कि आमतौर पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और हाँ, बस उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। बस इतना हमें यहाँ पर जानना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज, अब भी ये पढ़ा, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी है भाई? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स। अब भी यहाँ लिखा था
वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अवेलेबल इन फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट मीन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, वित्त बाजार में उपलब्ध निम्न में से कौन सी योजनाएं निवेश के लिए नहीं है। तो देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन जो एलसी एग्रीमेंट होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है। क्लियर हो गया? वही चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एलसी एग्रीमेंट। क्लियर? ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, एनबीएफसी का हमें क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज मेड फंक्शन इज अर्ली एज। क्लियर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कुल मिला के ये कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, यह कब फंक्शन में आया था। तो 1870 में आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था? 1870 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन है, क्या बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो सही है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तरह ही विकसित है, ऐसा तो है नहीं। लगभग 70% भारतीय किसी न किसी प्रकार के स्वरोजगार मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शामिल है और कुछ छोटा उद्यम या दूसरे सूक्ष्म के मालिक हैं। तो ये बातें सही है, लेकिन 70% जो आप कह रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर? 70% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्लियर? उसी प्रकार से इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। बिल्कुल, भारत में सबसे बड़ा रोजगार कृषि है ना। भारत में सबसे बड़ा मीन्स हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोग डिपेंडेंट है वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है ना, और संबंध गतिविधियों पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और ये भी पढ़ लेते हैं कि लगभग 48% भारतीय कार्यबल विदेशी देशों में या विदेशी पूंजी द्वारा सहायता प्राप्त संगठनों कार्यरत है। तो 48% यहाँ पर भी है। यहाँ पर परसेंटेज क्या है, ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन 48% जो डाटा है वो क्या है, वो ज्यादा है। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर गलत। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे बड़ा जो रोजगार है, मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे भारत के लोग सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो आज के लिए हम लोग इतना रखें, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है आज के लिए। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी तो हमें यहाँ पर पूरा 5 ईयर प्लान पढ़ना है। क्लियर? ठीक है ना। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इस आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्लियर? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को यहाँ पर शेयर करिए। क्लियर? अगर आप एक स्टूडेंट यहाँ पर अगर 10 लोग को भी शेयर कर रहे हैं तो अपने 10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर 1000 स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल के 1000 स्टूडेंट्स अगर 10 लोगों को भी शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर हमें पढ़ने में मज़ा आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी हमें फिर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।